मेरा अक्सर मुमताज हॉस्पिटल आना जाना होता था। मैं हर हफ्ते मुमताज हॉस्पिटल जाती और वहाँ की रिपोर्ट बनाती थी। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि यहाँ पर होने वाले वाकयात के पीछे इतनी भयानक दास्तान होगी। यूं तो हॉस्पिटल में हजारों लाखों मरीज आते जाते हैं, लेकिन एक मरीज जिसने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी, वो एक नवाबी शख्सियत थी। इसके चेहरे पर जाल दज्जाल भी था और आंखों में अजीब सी चमक भी। इसकी आंखें नीले रंग की थी। वो बेइंतहा खूबसूरत था। जो भी इसे देखता वो यही समझता कि ये नवाब दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान होगा। लेकिन हर महीने के पहले हफ्ते में जब वो यहाँ चेक करवाने के लिए आता, तो इसके साथ एक औरत भी होती जिसने खुद को काले रंग के बुरखे में लपेटा होता। वो औरत खूबसूरत थी, लेकिन इसके बावजूद नवाब के साथ इसका रवैया अजीब सा होता था। मुझे डॉक्टर शाजिया ने बताया कि ये नवाब साहब की बीवी है, लेकिन वो इसे बहुत नफरत से देखती थी। वो बिल्कुल भी अपने शौहर से मोहब्बत ना करती, लेकिन शौहर की आंखों में निदामत ही निदामत थी। नवाब साहब आते तो बहुत बड़ी संगीनों वाली गाड़ी में थे, जिसकी कीमत तकरीबन 1-2 करोड़ होगी। लेकिन इनकी आजिज़ी और इनकी आंखों में आंसू देखकर मालूम होता जैसे इन्हें कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो। लेकिन देखने में वो बिल्कुल ठीक ठाक लगते थे। चेहरे पर भी कोई दाना नहीं था और ना ही कोई माजूदीन थी, ना कोई ऐसा मसला जो बेज़ाहिर नजर आ सके। वो ठीक ठाक चलता था। इससे पहले कि मैं डॉक्टर शाजिया से पूछती, मैंने काउंटर से इसकी रिपोर्ट मांगी। पता चला कि इनका कोई मसला नहीं है। ये अपने किसी बहुत ही खास तबी मसले की वजह से डॉक्टर शाजिया के पास ही आते हैं। इसके अलावा इनकी जिंदगी में कोई बीमारी या फिर कोई आरज़ा नहीं था, न शुगर न ब्लड प्रेशर, बस कोई ऐसी खुफिया बीमारी जिसके बारे में नवाब साहब किसी और को बताना पसंद नहीं करते थे। इनकी बीमारी के बारे में सिर्फ डॉक्टर शाजिया को ही मालूम था। रही बात डॉक्टर शाजिया की, तो वो बहुत ही सख्त तबीयत की मालिक थी। उनसे कोई भी बात फजूल पूछता तो इन्हें गुस्सा आ जाता था। इसलिए मैं भी डर रही थी कि मैं डॉक्टर शाजिया से यह बात ना ही करूं तो अच्छा है, वरना इसने पूछ लिया कि तुम्हें इस सारे मामले में क्या दिलचस्पी है, तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी। तभी मैं खामोशी से सोचने लगी कि मैं डॉक्टर शाजिया के कमरे में जाते नवाब को देखूंगी, खुद ही पता लगा लूंगी कि आखिर वहां पर होता क्या है। क्योंकि नवाब साहब जब भी आते डॉक्टर शाजिया इनको एक कमरे में लेकर जाती। इसके बाद वो और इनकी बीवी इस कमरे में घंटों बंद रहते और जब वापस निकलते तो इनकी बीवी की आंखों में आंसू होते। वो हमेशा रो रही होती और नवाब ने अपना सर झुकाया होता था। मैंने सोचा कि इस बार जब ये दोनों अंदर जाएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से पहले ही वहां मौजूद होंगी और देखूंगी कि अंदर कमरे में क्या होता है और नवाब की बीवी क्यों रोती है। तभी हफ्ते वाले दिन नवाब साहब आए। अब की बार मैंने इन्हें खास तवज्जो दी थी। मैंने देखा वो बहुत ज्यादा लागत महसूस कर रहा था और अपनी बीवी की तरफ देखकर आंसू बहा रहा था। मैंने पहली बार एक इतने ताकतवर मर्द की आंखों में आंसू देखे थे। मुझे यकीन आ गया कि मसला बहुत संगीन है। मैंने इनकी गुर्बत जाकर इससे सलाम दुआ की, लेकिन मुझ में ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि नवाब साहब यहाँ अपनी के किसकी बीमारी के तहत आते हैं। सच तो यह है कि नवाब की बीमारी एक मामा बन गया था, जिसका डॉक्टर शाजिया के अलावा किसी को मालूम नहीं था। डॉक्टर शाजिया का कमरे में अभी मामूल के मुताबिक बहुत सारे मरीज बैठे हुए थे। नवाब साहब के आते ही डॉक्टर शाजिया ने इन सबको छुट्टी दे दी। नवाब साहब और इनकी बेगम को बुलाया और इनको काले रंग की बोतल दी और बोली कि आप लोग इस कमरे में चले जाएं। मैं तो इस मौके की तलाश में थी। इस कमरे में मौजूद हॉस्पिटल के पर्दों के पीछे में छुप गई थी। मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि अगर डॉक्टर शाजिया ने मुझे यहाँ देखा तो वो क्या सोचेगी। मैं तो बस इनकी ये बातें सुनना चाहती थी जो ये कसरार बनी हुई थी। मुझे वहां पर छुपे हुए 5 मिनट ही गुजरे थे। कमरे का दरवाजा खुला, डॉक्टर शाजिया अंदर दाखिल हुई। इनके साथ वो दोनों भी मौजूद थे। डॉक्टर शाजिया ने नवाब साहब को बेड पर लेटने का हुक्म दिया। इनकी बीवी अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने लगी। मैंने देखा वो जाए नमाज लेकर बैठी मुसल्ले पर मुसलसल रो रही थी। मेरी नजर सही से ऊपर तक नहीं पहुंच रही थी और इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये मौका चला गया, डॉक्टर शाजिया मुझे दोबारा यहाँ आने नहीं देगी। अच्छा है कि मैं पर्दे के पीछे से निकल लाऊं और सारा मंजर अपनी आंखों से देख लूं। ऐसा ना हो कि बाद में मुझे मौका ना मिले। डॉक्टर शाजिया तो मुझे ये सब वैसे भी नहीं बताया, सो मैंने ऐसा ही किया। मैंने वहां छुपकर बैठने का बजाय खड़े होकर देखना शुरू कर दिया। डॉक्टर शाजिया की नजर खुशकिस्मती से मुझ पर नहीं पड़ी, पर जो मंजर मैंने देखा, इस मंजर ने तो मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था।
मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे तो आंखों से आंसू निकलने लगे। सोच नहीं सकती थी कि जिंदगी में इतना भयानक सच भी देखने को मिलेगा। मेरी आंखें फटी रह गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कहाँ जाऊं, डॉक्टर शाजिया के पास बैठूं या इस नवाब की बीवी से इस सारे वाकये की यहाँ हकीकत पूछूं। मुझे वहां पर ज्यादा खड़ा रहना मुनासिब नहीं लगा। मैं चुपके से पर्दे के पीछे ही बैठ गई। डॉक्टर शाजिया अपने काम से फारिग हुई तो इसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। नवाब सर झुकाए और इसकी बीवी रोते हुए बाहर चली गई। मैं इनके पीछे पीछे आई, सलाम दुआ की और कहा कि क्या मैं आप लोगों से मिल सकती हूँ, आपके घर चल सकती हूँ। नवाब की बीवी ने हाँ में सर हिला दिया। जरूर बेटी, अब तो हमारे घरों में पहला वाला माहौल नहीं रहा, तुम चल सकती हो। इसने मुझे खुलेआम दावत दे दी थी। बाकी 2-3 लोगों को भी पता चल गया था कि नवाब की बीवी मुझे बलूचिस्तान अपने घर दावत दे रही है। मैं खुश हो गई थी। मेरा काम ही इन लोगों के बारे में रिपोर्ट बनाना था। सो मैंने सोच लिया। मैंने अपने अम्मा अब्बा से इजाजत ली। अब्बा ने मेरे साथ मेरे भाई को भी जाने का हुक्म दिया और मुझे यूं इजाजत मिल गई। मुझे डर भी लग रहा था। बलूचिस्तान जैसे खतरनाक इलाके में जाना कोई आसान बात नहीं थी, पर नवाब साहब की बीवी से मेरा राबिता हो गया था। उन्होंने कहा कि आपको हम ये खास गाड़ी में लाएंगे, क्योंकि अगर आम खास गाड़ी में आप आए तो हो सकता है आते हुए आपको कोई ना कोई मसला हो, लेकिन यहाँ हमारी जान पहचान है। आप खास गाड़ी में आएंगी तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने भी इस बात से इत्तेफाक किया था। वैसे भी मैं अकेले जाना नहीं चाहती थी। नवाब की बीवी का सहारा मिल चुका था। मैंने इस गाड़ी में सफर करने के लिए अपने भाई को भी आमदा कर लिया गया। हम लोग इसी सोमवार की सुबह घर से निकल गए थे। ड्राइवर हमें खास गाड़ी में लेने आया था। जिंदगी की शान मुझे इस गाड़ी में महसूस हो रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके पीछे कहानी कितनी भयानक होगी। 18 घंटे के मुसलसल सफर के बाद हम लोग बलूचिस्तान में पहुंच गए थे। बलूचिस्तान ज्यादातर पहाड़ी इलाका है। यहाँ सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। नवाब साहब की हवेली बलूचिस्तान के खूबसूरत तरीन मकाम कोयटा में वाक़या हुई थी। हम लोग अंदर गए तो मैं ये सब देखकर हैरान रह गई थी। यह हवेली बहुत बड़ी थी, जहाँ नवाब साहब रिहाइश पज़ीर थे। इसका रकबा 2-3 किनाल होगा। नवाब साहब की बीवी ने मेरा खुले दिल से इस्तकबाल किया। मैं गई तो कहने लगी कि मैं आपकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए आपको अगर यहाँ पर कोई भी कुछ बात कह दे तो आप बुरा मत मानिएगा। इसकी बात मुझे बाद में समझ आई थी। मैंने देखा यहाँ पर कोई औरत भी घर से बाहर नहीं आती। सब औरतें अपने अपने कमरों में होती हैं या अपने अपने घरों में। किसी औरत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मर्दों के साथ बाहर बाजार में घूमे फिरे या फिर अपना कदम घर से बाहर निकाले। ये नवाब साहब की बीवी ही थी जिसे बाहर आने जाने की इजाजत थी। मुझे लेकर वो अंदर हवेली में चली गई। हवेली के अंदर का मंजर देखकर मेरी तो हैरत की इंतहा न रही थी। मैंने देखा यहाँ पर एक लंबे सुरंग बनी हुई थी। सुरंग बहुत तंग थी और ज़ेरे जमीन थी। सुरंग के आगे कई छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। इन कमरों को देखकर मुझे मौत का एहसास हो रहा था। ये कमरे नहीं, छोटी छोटी गारें थी, मिट्टी से बनाई गई। इन गारों के अंदर अगर इंसान चीखता चिल्लाता भी तो किसी को पता नहीं चलना था कि यहाँ पर कोई मौजूद है। वो बहुत खौफनाक और वहशतनाक गारें थी। यह कार के अंदर में पहुंची। नवाब साहब की बीवी ने मुझे कहा कि तुम अंदर जाकर देखो, और फिर इसी लम्हे इसने मुझ पर कार का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे तो होश उड़ गए। बाहर खड़ी वो बिल्कुल साकित सी हो गई थी। मुझे समझना आई कि हुआ क्या है। इसने मुझे इतनी खौफनाक जगह पर बंद क्यों किया है। मेरा तो दिल बैठने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं समझ गई थी कि यहाँ से निकलना तो नामुमकिन है। बाकी की जिंदगी में यहाँ पर सड़ सड़ कर गुजार दूंगी, लेकिन क्या ये इनकी मेहमान नवाजी की शान के खिलाफ नहीं था कि एक मेहमान को उन्होंने यह कैद खाने में बंद कर दिया। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर था। मैं तो यहाँ पर सिर्फ ये कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए आई थी। मैंने तो इनसे कोई जबरदस्ती भी नहीं की। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, पर किसी तक मेरी आवाज नहीं गई। नवाब की बीवी ने मुझसे कोई बात नहीं की। चुपचाप इसने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद किया और वहां से चली गई। चीख चीख कर मेरा हलक खुश हो गया था। लगता था जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद नवाब की बीवी दोबारा मेरे सामने आई। इसने जेल का दरवाजा खोला। मैं हाँफते कांपते बाहर आई। मेरा तो सांस फूला हुआ था। मैं वहां से भागने लगी। इसने मुझे आवाज दी, रुक जाओ।
तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। मैं अगर कहूँ मेरे हुक्म पर तुम्हें इस गार के सबसे भयानक खाने में पहुंचा दिया जाएगा। मैं रोने लगी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। हाँ तो क्या हुआ? यहाँ पर आने वाली हजारों लड़कियों के साथ तो यही होता है। लड़कियां, मर्द, औरतें, यहाँ सभी के साथ तो ऐसा होता है। होता होगा, पर आपने मुझे यहाँ क्यों बंद किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मैंने तो आपकी शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं की। अरे तुम तो डर गई। नवाब की बीवी मेरे सामने हंस रही थी और इस वक्त वो मुझे दुनिया की जालिम तरीन औरत लग रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बंद किया था ताकि तुम्हें इन लोगों का एहसास हो जो यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं, जिनसे इनका जुर्म भी नहीं पूछा जाता और इन्हें सजा दे दी जाती है। ये सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मैंने तो तुम्हें यहाँ सिर्फ सबक सिखाने के लिए बंद किया था ताकि तुम इन लोगों का दर्द महसूस कर सको। आखिर को तुम ये कहानी जानने आई हो तो तुम्हें इसके दर्द का तो पता होना चाहिए। इन लोगों का जो यहाँ पर लाए जाते हैं बिना किसी कसूर के। जी ये तो है। तो क्या आपने मुझे इसलिए बंद किया था? हाँ, मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी। शायद अगर मैं तुम्हें ऐसे ही भेज देती तो तुम भूल जाती, लेकिन चंद लम्हों के लिए तुम जिस खौफ से गुजरी हो अब वह खौफ तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तुम इसे भूल नहीं पाओगी, चाहे तुम भूलना भी चाहो। तो मैं अब नवाब की बीवी की बात को समझ गई थी, लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी कि आखिर यहाँ पर लोगों, औरतों, बच्चियों को क्यों बंद किया जाता है। यही कहानी सुनाने के लिए नवाब साहब की बीवी मुझे ऊपर दोबारा से हवेली में ले गई। वहाँ मेरा भाई भी बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर डर के कोई आसार नहीं थे, यानी कि इन सारे कैद खानों के बारे में कुछ बताया नहीं गया था। हमने ये एक शानदार खाना खाया और फिर नवाब साहब की बीवी मुझे अपने कमरे में लेकर चली गई। इसकी आंखों में आंसू थे। मैं दुनिया की सबसे दुखी तरीन औरत होंगी। नवाब की बीवी ने यह बात कही तो मेरे तजस्सुस में मजीद इजाफा हो गया। क्यों, आप क्यों दुखी हैं? आपके पास तो दुनिया की हर चीज है, दौलत है, शोहरत है, ताकत है। आपको तो खुश होना चाहिए। तुम तो अभी अभी समझती हो कि मैं खुश हूँ। मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाऊंगी जो शायद तुम्हें कभी चैन से सोने ना दे। मेरी उम्र 15 साल थी जब मेरी शादी हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी के बाद जिंदगी में इतनी गमगीन रहूंगी। नवाब साहब से शादी होना, इनके घर की रानी बना, हम गांव की लड़कियों के लिए सबसे खुशकिस्मत वाला काम था। पर मैं नहीं जानती थी कि जिंदगी में क्या कुछ मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। शादी के रात नवाब साहब ने अपनी बातों से तो अपना दीवाना बना लिया, पर अगली सुबह इन्हें कमरे में ना पाकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने अपनी सास से पूछा तो कहने लगी वो घोड़सवारी करने बाहर खेतियों में गया है। नई नवेली दुल्हन थी, उन्होंने मुझे रोका नहीं। मैं भी एक घोड़ा लेकर इनके पीछे पीछे चली गई। वहाँ जो खेत में मंजर देखा मुझे हैरान करने के लिए भी और रुलाने के लिए भी काफी था। नवाब एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। मुझे सामने देखकर गुस्से से पागल हो गया और बोला तुम घर में ही रहो, मैंने तुम्हें चारदीवारी के लिए लाया है, बाहर फिरने के लिए नहीं। मैं डरकर वापस आ गई, पर मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझ में क्या कमी थी जो वो ये गैर लड़की से ऐसी दगी वाली बातें कर रहा था? क्या मैं इसके लिए काफी नहीं थी? अभी तो इसकी शादी हुई थी, अभी तो इसका दिल भी नहीं भरा होगा मुझसे कि वो और लड़कियों के पीछे चल पड़ा। आगे क्या होगा जब बच्चे हो जाएंगे या ढलना शुरू हो जाएंगी? तब क्या नवाब मुझसे दूर चला जाएगा? ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं वापस आई। मैंने अपनी सास को बताया तो कहने लगी बेटी इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहां जाने से रोका नहीं। ये इन मर्दों की दोष है, तुम इसे बदल नहीं सकती। चाहे तुम दुनिया की हसीन तरीन औरत भी क्यों ना होती, वो दूसरी औरतों के पीछे जरूर जाता। तो ये कोशिश करना बेकार है कि वो सिर्फ तुम्हारा होकर रहे। इतना तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन फिर मुझे नवाब साहब के मजीद कारनामों के बारे में पता चलने लगा। एक दफा एक अजीब वाकया हुआ। रात के 12 बजे नवाब अपनी गाड़ी में एक लड़की को उठाकर ले आया। आज से पहले इसने ये जुर्रत नहीं की थी कि वो किसी लड़की को अपने घर लेकर आए, लेकिन अब इसने ऐसा किया था। वो लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने सुना था कि इसका बाप बहुत नेक इंसान था। लड़की का नाम साइमा था। नवाब ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और फिर साइमा के साथ ना जाने क्या क्या करता रहा। मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाई थी, मुझे अपनी जान के लाले पड़ जाते थे। 3 दिन तक नवाब साहब मेरे पास नहीं आए। वो इस लड़की को अपनी जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाते रहे।
नवाब साहब की प्यास बुझाने के बाद इस लड़की को इसके हवारियों के सामने फेंक दिया गया। नवाब एक लड़की को एक बार इस्तेमाल कर लेता तो दूसरी बार इसकी शक्ल भी न देखता, फिर चाहे इसे कुत्ते काटे या फिर वो खबर में जले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस 15 साल मासूम बच्ची को सबने बारी बारी अपने जुल्म का निशाना बनाया और फिर इसे झाड़ियों में फेंक दिया। इसके घर वालों को पता चला, वो अपनी इज्जत को उठाकर तो ले गई, लेकिन इसके बाद वो चुप नहीं बैठे। अब इस इलाके में बगावत की चिंगारी उठने लगी थी और नवाब साहब की सल्तनत को चिल्लाने भी लगी थी कि नवाब साहब ने रातों रात एक ऐसा काम किया कि जुल्म की इंतहा कर दी। नवाब साहब ने लड़की के घर पर हमला करवा दिया। इसके बाप और भाई, जो कि अपनी बेटी के लिए इंसाफ की भीख मांगने सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने लगे थे, रातों रात ही इनकी आवाजों को दबा दिया गया। अदालत का दरवाजा भी ना वो खटकता सके और रात के अंधेरे में इन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। नवाब साहब के इस जुल्म पर मैं बहुत रोई थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं तो एक बेबस, कमजोर और लाचार औरत थी, पर कुदरत तो लाचार और बेबस नहीं होती, वह इसे जालिमों का हिसाब जरूर लेती है। अगली सुबह नवाब साहब उठे तो इनकी कमर में दर्द था। कहने लगे कि तुम मेरी तेल से मालिश कर दो, लगता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने तो ऐसा ही किया, पर नवाब साहब की कमर पर एक अजीब सा निशान देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये तो बहुत अजीब गोल सा निशान था। ऐसा निशान आज से पहले मैंने किसी इंसान में नहीं देखा था। मैंने सोचा कि शायद ये निशान पैदाइशी होगा। मैं कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन रफ्ता रफ्ता नवाब साहब की कमर में दर्द रहने लगा। दर्द इतना बढ़ता गया कि एक दिन मुझसे फिर तेल की मालिश करने का कहा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इनकी कमर पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। अब इनकी कमर पर मौजूद इसके शान में से कुछ अजीब से बाल नुमा चीज निकलने लगी थी। नीचे गोश्त और ऊपर बाल पे बड़ी हैरानकुन बात थी। आज से पहले मैंने ऐसी चीज देखी नहीं थी। मैंने इन्हें मशवरा दिया कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अगर हम इन चीजों का इलाज खुद से करते रहेंगे तो क्या पता हम ऐसा ना कर पाने से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नवाब साहब खुद भी इस तकलीफ से सहकर तंग आ चुके थे। वो डॉक्टर पास गए। डॉक्टर्स ने भी देखा तो इन्हें ये चीज अजीब लगी। आज से पहले ऐसा दान या फिर ऐसी चीज कभी इंसान के जिस्म पर नहीं निकली थी, लेकिन ये अजीब चीज थी। खैर, डॉक्टर ने दवाइयां दी। नवाब साहिब घर आ गए, पर दवाइयां से कोई फर्क ना पड़ा। रफ्ता रफ्ता वो चीज बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वो एक मुकम्मल दम की शक्ल इख्तियार कर गई। अब नवाब साहब की कमर के पीछे कुत्ते जितनी एक दुम थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। नवाब साहब अब कमर के बल सो भी नहीं सकते थे। नहीं दर्द होता और हर वक्त जाग कर वो जिंदगी गुजार नहीं सकते थे, सो वो हमेशा उल्टा लेटते और जिंदगी भर इनको ये तकलीफ रही। डॉक्टर के पास जाते तो यही जवाब मिलता कि हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। ये अल्लाह की तरफ से नवाब साहब को दी गई सजा थी, जो कि इनके जुल्म के बदले थी। इस दुम के निकलने के बाद उन्होंने किसी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं की। नवाब साहब ना कुर्सी पर बैठ सकते और ना ही लेट सकते थे, क्योंकि जैसे ही दुम किसी चीज से लगती इन्हें सख्त दर्द होता था। नवाब साहब की इस मुश्किल और परेशानी में मैंने इनका साथ दिया, लेकिन मुझे इनकी जुदाइयों से और इन जुल्मों से नफरत है जो उन्होंने लोगों पर किए और जवान की इस हालत का सबब बनने। लेकिन अब तुम जाकर ये बात सारी दुनिया को बताना। अगरचे ये कहानी सिर्फ मेरे तक ही महदूद रहेगी, लेकिन जिन जिन को तुम जानती हो इनको ये बात जरूर बताना, ताकि इन्हें भी मालूम हो कि जुल्म कभी भी इंसान पर माफ नहीं होता। इसका बदला, इसकी सजा कभी न कभी मिलकर रहती है, चाहे इंसान कितना ही ताकतवर क्यों हो। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।